नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी और आप सभी दर्शकों का अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। धरती से सोना उगाने का मादा रखता है किसान और पूरे साल भर कड़ी मेहनत करके दाना उगाता है किसान। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्रदेश के सभी किसान दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन इनके सही देखरेख की जानकारी नहीं होने की वजह से अक्सर इनके पशुओं में कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। इन्हीं समस्याओं में से एक है परजीवियों की समस्या। ये परजीवी पशुओं में विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों के जनक होते हैं, इसलिए समय रहते इनकी रोकथाम करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मोराबादी के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर भरत महतो से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आंतरिक परजीवी और बाह्य परजीवी हमारे पशुओं के उत्पादन को किस हद तक प्रभावित करते हैं। परजीवी हम उस तरह के ऑर्गेनिज्म को या कोई भी जीव को कहते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं और जिस पर आश्रित हैं उसको हानि पहुंचाते हैं। जैसे बाह्य परजीवी, नाम से ही आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बाहरी परजीवी हैं, मतलब शरीर से, पशुओं के शरीर में बाहरी भागों में पाए जाने वाले जो परजीवी होते हैं उन सबों को हम लोग बाह्य परजीवी के नाम पे जानते हैं। बाह्य परजीवी में मुख्य रूप से जूं, किलनी, जैसे आप कहते हैं ना, ये लाइस, माइट, विशेष करके अगर देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अठेल के नाम से जाने जाने वाला जो परजीवी है ये बहुत अधिक पशुओं के स्वास्थ्य को और उत्पादन को प्रभावित करता है। जैसे बड़े पशुओं में, विशेष करके कहें तो हम गाय और भैंसों में जो ये बाहरी परजीवी होते हैं उसमें ढील और अठेल मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये उन स्थानों में होते हैं जहाँ पर पशु आसानी से बाहरी वस्तुओं के साथ उस शरीर के उस भाग को रगड़ नहीं पाते, जैसे जांघ के आसपास कहें या कान के आसपास पे कहें, या फिर आप दोनों पैरों के बीच में, आगे के दोनों पैरों के बीच में, जौ के नीचे, जबड़े के नीचे, इन सबों में इनकी संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। इनके रहने के कारण चमड़े में एक विशेष प्रकार की रूखापन देखी जाती है। अधिक समय तक चर नहीं पाते हैं, उनमें एक चिड़चिड़ापन आता है जिसके कारण वो काफ़ी रुक के चरते हैं। ये परजीवी पाए जाते हैं, उनमें बाल झड़ने की भी शिकायत आती है। जैसे ही इनकी संख्या उस आसपास में अधिक होने लगती है शरीर के जिस भाग में, वहाँ पर फफूंदी का भी आक्रांत बढ़ने लगता है, फफूंदी होने की भी संभावना बढ़ने लगती है, जिससे बाल झड़ जाता है और उनके चमड़े सिकुड़ने लगते हैं। दूसरी और हम देखें तो आंतरिक परजीवियों की अगर बात करें तो बाहरी परजीवियों की अपेक्षा आंतरिक परजीवी काफ़ी घातक होती है और इससे किसान भाइयों को बहुत अधिक हानि भी पहुंचती है। आंतरिक परजीवी ऐसे कई प्रकार के होते हैं, जैसे जो आहार नली में पाए जाते हैं उन सबों को हम लोग कृमि के रूप में अधिकतर जानते हैं। इसके अलावे कुछ आंतरिक परजीवी होते हैं जो कि लीवर में पाए जाते हैं, कुछ फेफड़े में पाए जाते हैं, कुछ रक्त में भी रहते हैं। इन सबों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इन सबों के कारण कहीं ना कहीं हमारे पशुओं का स्वास्थ्य बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होता है। पशुपालक भाइयों, पशुओं में एक समस्या आती है परजीवियों की, जो पशुओं के शरीर पर चिपक कर उनका खून चूसते हैं, जिसके कारण पशु धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। इसका सीधा प्रभाव पशुओं के दुग्ध उत्पादन पर पड़ता है। यदि बछड़े और बछड़ियां हैं तो उनकी शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। इतना ही नहीं, पशु विभिन्न रोगों की चपेट में आ जाता है। इन सबों का निदान के लिए जितना जल्दी हो सके, ऐसे तो हम कहेंगे जो निकटतम पशु चिकित्सालय हैं या जो प्रखंड स्तरीय पशु चिकित्सक हमेशा उपलब्ध रहते हैं, उन सबों का सलाह लेके प्रत्येक 2 या 3 महीने में कृमिनाशक दवा अवश्य व्यवहार करना चाहिए। ऐसे कुछ कृमिनाशक दवाएं जैसे एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, ऑक्सीक्लोजानाइड, लेबामिजोल, इस तरह के दवाओं का नियमित रूप से बदल के व्यवहार प्रत्येक 3 से 4 महीना में करने पर पशुओं की जो आंतरिक परजीवियों की संख्या है इसमें काफ़ी कमी पाई जाती है। इनका जो संक्रमण होता है ये चारा के द्वारा भी होता है। आसपास में अगर गोबर वगैरह आप फेंकते हैं, जो पशुशाला से निकलने वाले गोबर हैं, तो उनको अपने पशु आवास से थोड़ा सा दूर फेंकें।
जिन दुधारू पशुओं में बाहरी परजीवी, विशेष करके हम कहेंगे जू और अठेल की अगर आक्रांत अधिक दिखाई पड़ता है तो किसान भाइयों को विशेष रूप से सजग होने की ज़रूरत है। तो हमारा ये सलाह रहेगा किसान भाइयों से कि प्रत्येक 2 महीने या 3 महीने बाहरी परजीवियों को मारने के लिए जो कीटनाशक दवाएं उपलब्ध रहती हैं, विशेष करके हम आजकल अमितराज या मालाथियोन, पाराथियोन इस तरह के दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर अधिक संख्या में कीटनाशक जो बाहरी परजीवियों की संख्या अधिक है तो आप 3 से 4 ml प्रति लीटर का घोल बना सकते हैं। साथ साथ जो अपने पशु आवास हैं उसके आसपास के करीब 3-4 फीट के एरिया या जो छोटा छोटा पशु आवास में थोड़े थोड़े जो दरार मिलते हैं उन सबों में 2 से 3 ml प्रति लीटर का घोल बनाकर स्प्रे ज़रूर करें। इससे जो आसपास में पशुओं के शरीर से उतर के जो परजीवी जीवित रहते हैं वे भी समूल नष्ट हो जाते हैं और आप जो बाहरी परजीवी हैं उससे आसानी से नियंत्रण पा सकते हैं। कुछ दवाएं आजकल बाज़ार में ऐसे भी हैं जो कि आपके आंतरिक परजीवी और बाहरी परजीवी दोनों पर अपना असर दिखाते हैं। जैसे आइवरमेक्टिन हमारे बाज़ारों में आसानी से उपलब्ध रहती है। आइवरमेक्टिन का 1 ml दवा 50 किलो शरीर वजन पर इस्तेमाल करना चाहिए और ये सुई के रूप में चमड़ा के नीचे दिया जाता है। ये आंतरिक परजीवी और बाह्य परजीवी दोनों पर काफ़ी असरकारक होते हैं। ये आइवरमेक्टिन का आजकल ऑरल पाउडर के रूप में भी आता है और जो खिलाने में भी जो किसान भाई इंजेक्शन देने में या सुई देने में थोड़ी अपने को घबराहट महसूस करते हैं तो उनके लिए ये दवाएं आजकल पाउडर फॉर्म में भी आती है। तो अपने पशुओं को आंतरिक परजीवी और बाहरी परजीवी से बचाव के लिए आइवरमेक्टिन पाउडर का भी नियमित इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे राज्य के ज्यादातर किसान खेती के साथ अन्य सह व्यवसायों को भी अपनाते हैं और इनमें से कुछ किसान ऐसे भी हैं जो इन सह व्यवसायों को अपनाकर अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं। आज हम आपको राजस्थान जिला जोधपुर के सफल खरगोश पालक करमवेश सिंह से मिलवाने जा रहे हैं जो अपनी सच्ची लगन और कड़ी मेहनत के दम पर सालाना लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनकी सफलता की कहानी खुद इन्हीं से। रैबिट फार्मिंग का बिज़नेस आजकल के बहुत प्रचलन में है। हमारे राजस्थान में इस बिज़नेस को करने के लिए मैंने एक हरियाणा की कंपनी है उससे टाई अप किया था। उसके साथ मैंने जब शुरू में फार्मिंग शुरू की थी वो कम से कम 20 यूनिट से शुरू की थी। एक यूनिट में अपन ये मान के चलते हैं 7 मादा और 3 नर आते हैं। ढंग की केयर और 6 से 7 बार अगर अपना माल 8 बार माल निकल जाए तो अपन मान के 6 से 7 लाख रुपए इसकी इनकम हो जाती है। तो इसका जो प्रॉफिट होता है 4 से 4.5 लाख रुपए बन जाता है। ये किसान भाई अपनी सूझबूझ से खरगोश पालन की शुरुआत की और आज के समय में हर साल लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। तो इस सफलता को हासिल करने के लिए इन्होंने खरगोश की कौन सी नस्लों का चयन किया और इनकी आवास आहार प्रबंधन किस तरह से करते हैं, इस बारे में जानते हैं खुद उन्हीं से। अपने पास ये मान के चलो कि 5 से 6 तरह की प्रजातियां, जैसे सोवियत चिंचिला हो गई, व्हाइट जायंट हो गई, न्यूजीलैंड व्हाइट हो गई, ग्रेट जायंट हो गई, ब्लैक ब्राउन हो गई, ये तरह की प्रजातियां हैं। और इनका यूज़ हम यहाँ से हमारे से जो कंपनी लेती हैं वो कोई मीट के पर्पज़ के लिए नहीं लेती, यहाँ से जिंदा खरगोश लेती है और वहाँ जाके इनका यूज़ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में शोध के लिए होता है। और जो वाइट वाले होते हैं उनको अपन इसमें पैट में यूज़ करते हैं पालतू के लिए। और मैंने जब स्टार्ट किया था इस बिज़नेस को तो मैंने अपने एक पुराना घर पड़ा है फार्म हाउस पे, वहाँ स्टार्ट किया था। उसका सेटअप करते करते धीरे धीरे जब मेरे को लगने लगा कि ये बिज़नेस ठीक चल रहा है तो मैंने फिर ऊपर अपने शेड्स तैयार किए थे। फिर उसके धीरे धीरे करते हुए आज एक लेवल ऐसा आ गया था जब मेरे पास कम से कम आप मान के चलो 800 से 1000 रैबिट्स थे। आज मेरे पास 300 से 400 खरगोश इस फार्म पे है। एक जो खरगोश होता है वो मुट्ठी भर दाना खाता है, 50 ग्राम दाना, और एक रिजके की जो अपन हरा रिजका आता है उसकी पूरी खाता है। ठीक है, तो आप इसका एक खर्चा लेके चलते हो, एक रैबिट 3 महीने में बड़ा हो जाता है।
तो इसका टोटल खर्चा 100 से 125 रुपये का आता है। और कंपनी इसको अगर मान के चले अपन तो एक पर किलो पे अपन से लेती हैं, उसको अपन 300 रुपये किलो से लेती है। और एक खरगोश की जो वेट होती है वो कम से कम 1.5 से 2 किलो तक हो जाती है। ये जो टाइम पीरियड होता है एक खरगोश का बड़े होने का, वो आप मान के चलो 3 महीने में एक खरगोश बड़ा हो जाता है। और इनकी प्रजनन क्षमता इतनी अच्छी होती है कि एक मादा एक टाइम में 28 से 32 दिन में बच्चे दे देती है। क्वांटिटी होती है वो 3 से 12 बच्चे तक की होती है। और ये जो मादा होती है वो साल भर में मतलब 6 से 7 बार बच्चे दे देती है। और हर 45 दिन के अंदर इनका टाइम पीरियड होता है, मतलब 28 से 32 दिन के अंदर बच्चे देती है और वापस 10 दिन के अंदर क्रॉस हो जाती है। ये खरगोश पालक अपने खरगोशों की देखभाल और बीमारियों से बचाव के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। किसान भाई, इसमें अपने जो ज़्यादा मतलब कोई बीमारी वगैरह होती नहीं है इस जानवर में। ये एक मुकबधीर जानवर है। इसमें अपन मान के चलें कि इसमें अगर कोई बीमारी होती है ज़्यादा से ज़्यादा तो वो जुकाम या दस्त की बीमारी होती है। तो अपन ये मान के चलते हैं इनको 3-4 तरह की दवाएं लगती है। एक लिवर टॉनिक होता है, एक जुकाम के लिए जो एंटीबायोटिक होते हैं वो अगर अपन टाइमली देते रहें इनको तो इनको दिक्कत नहीं होती है। अगर हो जाने के बाद अगर कोई दिक्कत होती है तो एक सिरप आते हैं, वो अपन इनको देंगे तो वो 2 या 3 बार अगर इनको कंटिन्यू देंगे तो वो ठीक हो जाते हैं। और इनको एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगता है जो हाईटेक का होता है। जो मादा अगर बच्चा देने के लिए आती है 28 से 32 दिन के दरमियान, जब वो 25वें दिन या 26वें दिन आती है तो अपने सारे शरीर के जो बाल होते हैं वो उतार के रखती हैं जिसमें ये बच्चे रहते हैं। तो वो बाल या कोई जाली जैसे अपन पिंजरों में रखते हैं इनको, तो जो जाली से कट वगैरह लग जाते हैं तो वो वापस रिकवर होने के लिए वो इंजेक्शन लगते हैं हाईटेक वाले, जो वापस उसमें एंटीबायोटिक होता है जो हर मंथ लगता है। इसमें एक सबसे बड़ी खासियत इस बिज़नेस की है कि इसमें आपको मार्केटिंग कोई नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप कंपनी के साथ टाई अप करते हो, आप अच्छे से अपना बिजनेस करते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी आपके जहां आपका फार्म की लोकेशन होगी वहां से आपके फार्म से अपने जो ये बच्चे होंगे इनको मतलब आप कर दोगे 3 से 4 महीने तक के, फिर वो 1.5 से 2 किलो का वेट हो जाता है एक मिनिमम, उसको आपके फार्म से उठा के वापस ले जाएगी और आपको वहीं उसका रेट दे देगी। किसान भाइयों, अभी आपने जाना सफल खरगोशों के पालन के बारे में। अब आइए जानते हैं कि इनके खरगोश पालन में आमदनी और खर्च कितना होता है और फायदा कितना होता है। इन सब के बारे में जानते हैं खुद उन्हीं से। स्टार्टअप किया था जब 20 यूनिट से किया था। इस 20 यूनिट की जो कॉस्ट आती है वो कम से कम 5 से 6 लाख रुपए आती है। 20 यूनिट में 200 जानवर होते हैं जिसमें 140 मादाएं होती हैं और 60 नर होते हैं। और यह जो रिकवरी हुई है मेरी वो साल भर में अच्छे से इसकी रिकवरी हो चुकी है। तो आप मान के चलो कि अगर आप 10 यूनिट से करते हो 20 यूनिट से, तो मतलब साल भर में आप इसकी रिकवरी कर लोगे। उसके बाद जो इनकम होगी वो आपका नेट प्रॉफिट होगा। तो सालाना अगर आप 20 यूनिट से करते हो तो सालाना 5 से 6 लाख रुपए इसकी इनकम होती है। तो इससे अपन एक फार्मर अगर ढंग से करना चाहे तो इसकी मतलब मंथली इनकम सारा खर्चा निकाल के 30 से 40 हज़ार रुपये हो रही है यहाँ पे फार्म पे। और इसके बच्चों की क्वांटिटी होती है, एक मादा का एवरेज होता है 5 बच्चे। तो इसकी जो एवरेज होती है 5, तो एक बार में जो 70 मादा होगी अपने पास, 30 नर होंगे 10 यूनिट में, तो 70 मादा कम से कम 350 बच्चे दे देती है जो पहली बारी में। ऐसे करके अपने पास जब तक अपना माल तैयार होता है और पहली बार जो निकलता है माल उसके तक दरमियान तक अपने पास 700 से 800 बच्चे हो जाते हैं। तो ये प्रॉफिट अगर अपन लेके चले और ढंग की केयर हो और 6 से 7 बार अगर अपना माल 8 बार माल निकल जाए तो अपन मान के 6 से 7 लाख रुपए इसकी इनकम हो जाती है। तो इसका जो प्रॉफिट होता है 4 से 4.5 लाख रुपए बन जाता है। इसकी जो सारी मतलब इकोनॉमी है, सारा बिजनेस का जो प्रॉफिट है ये सारा इसकी केयर पे ही है, सारा बिजनेस ही। और अगर आप मान के चलो कि अपन ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, 3 लाख तो मैं एक मिनिमम बेस प्राइस बता रहा हूँ, अगर अपन 20 यूनिट से करें 30 यूनिट तो इसमें एक ही वो लगना है, खर्चा भी वही लगना है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं, क्योंकि 50 ग्राम मुट्ठी भर तो दाना खाते हैं, तो उसमें आदमी भी एक ही लगना है केयर करने वाला। तो उसका प्रॉफिट आपका जस्ट डबल हो जाएगा, या उससे तो आप मान के चलो कि 1.5 गुना हो जाएगा। तो अपने अगर कोई करना चाहे, इच्छुक व्यक्ति हो, अच्छी सी इनकम करना चाहे, तो ये मेरे मोबाइल नंबर हैं 9983838979, संपर्क कर सकते हैं आप लोग। किसान भाइयों, अपने राज्य में लीची के बाग प्रायः सभी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं
और अभी इन बागों में फल बन रहे हैं और इनमें फल झड़ने और फटने की समस्या आमतौर पर देखी जाती है, जिससे किसानों को काफी हानि होती है। इसलिए लीची के बाग में फल फूल झड़ने और हानिकारक कीट रोगों की रोकथाम आप कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं RAU पूसा जिला समस्तीपुर के डॉक्टर अनिल कुमार सिंह। जहाँ तक लीची की बात है, लीची बहुत ही बेहतरीन फल है, या हम कहें तो फलों की रानी है, और इसमें इतनी खूबसूरत सुगंध होती है तो किसी को भी ये अपनी तरफ आकर्षित करती है जब ये पक जाती है। तो ऐसे में अब इसके अच्छे गुणवत्तायुक्त फल के उत्पादन के लिए आपको विभिन्न प्रकार की खास क्रियाएं करनी पड़ेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर इस समय आपके लीची में दाने बैठ गए हैं, ठीक है, दाने बैठ गए तो अब आपको करनी क्या है कि नीचे के बाग बगीचों में साफ सफाई करके पानी देना है। पानी देने का एक तरीका यह है कि पौधों के जड़ों से जो मुख्य तना है उससे 1 से 1.5 मीटर हटके जहाँ तक छाया हो उस स्थान तक आप पौधों की सिंचाई करें, और कम से कम एक बार प्रति पौधा 100 से 150 ग्राम यूरिया पानी के साथ उस पौधे में देंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि पौधों के फलों का विकास, यानी हम ये कहें कि फल अपने मुख्य जो उनका वजन होता है या जो आकार होता है वो जल्दी से ले लेते हैं। दूसरा हम ये कहेंगे कि लीची के बाग बगीचों में सालों भर जो कीड़े पकने के बाद फल में आते हैं वो लगभग किसी न किसी अवस्था में पूरे साल पत्तियों पर, उसके तनों में, उसके छिलकों में पड़े रहते हैं। तो उनकी निदान के लिए कीटनाशक का व्यवहार एक अभी कर लें अगर नहीं किए हो तो, और दूसरा पकने से ठीक 10 से 12 दिन पहले। और ये कीटनाशक दवा सबसे बेहतरीन दवा है इमिडाक्लोरोपिड, जिसको कन्फीडर के नाम से मार्केट में आता है। ये 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों, अभी आपकी लीची की फसल फलन की अवस्था पर है और इस समय देखने में आता है कि पेड़ों से फल गिरने की समस्या अधिक रहती है। ऐसे में किसान भाइयों को जानकारी न होने के कारण वो इसका हल नहीं निकाल पाते हैं और उनको काफी नुकसान हो जाता है। तो आप फल गिरने की समस्या से किस प्रकार निजात पाएं, आइए जानते हैं। साथ ही एक चीज मैं और कहना चाहूँगा कि जब मौसम में बदलाव होता है, तापमान ज़्यादा होता है, ऐसी परिस्थितियों में लीची के फलों के छिलके कड़े हो जाते हैं और किन्हीं कारणों से या बरसात हो जाने पर जब बारिश हो जाती है तो फलों का फटना शुरू हो जाता है। इनके बचाव के लिए बोरक्स या सोडियम बोरेट या बोरन, जिसको सुहागा कहते हैं, 4 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर एक बार अभी और एक बार 25 से 30 दिनों के बाद, यानी 1 महीने के बाद, पकने से ठीक 15 से 20 दिन पहले ये 2 स्प्रे आप कर देते हैं तो फलों का जो त्वचा होता है या स्किन होता है वो मुलायम हो जाता है और किसी भी बाह्य कारकों की वजह से, जैसे बरसात या तापमान की वजह से, लीची में फटने की संख्या, लीची फल की फटने की संख्या कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका लीची गुणवत्ता युक्त होती है और बाजार में अधिक से अधिक लाभ मिलता है। तो ये जो 3-4 हमने क्रियाएं बताई, ये 3-4 क्रियाएं अगर आप कर लेते हैं तो आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। माइट की बात है, अभी तो हमने बोरर के बारे में बताया कि जो किन्हीं कारणों से पूरे साल पौधों में रहते हैं और पकने के समय उसके फल के अंदर आते हैं। माइट एक बहुत बड़ी समस्या है लीची के लिए और इसकी दवा अलग से आती है। इसमें होता क्या है कि इसकी पहचान ये है कि पत्तियां जो है गहरे भूरे रंग की, कत्थई रंग की हो जाती हैं और बालवेटी हो जाती हैं, थोड़ा मोटी हो जाती हैं, अब गुच्छे में बदल जाती हैं। तो एक तो जहाँ जहाँ ये लगे हैं इनको तोड़ के निकाल दें, और दूसरा इनके लिए माइटिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। माइटिसाइड कीटनाशक डालने पर इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए माइटिसाइड उदाहरण के तौर पर कर्नल यस या फिर टाटा ओमाइट या कोई और माइटिसाइड जो कंपनियां बनाती हों उसको बाजार में उपलब्ध है। तो 2 से लेकर 3 ml प्रति लीटर की दर से कम 2 छिड़काव अवश्य रूप से करें। और ये अभी ही नहीं, सितंबर अक्टूबर में भी देखा जाता है। तो ये आप जब भी देखें तो इसको तोड़ के हटा लें और तुरंत माइटिसाइड का इस्तेमाल करें तो आपका इससे निदान मिल जाएगा।
अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पुरौआ, जिला मधुबनी के कृषक प्रदीप कुमार ने। यह लोबिया की उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रदीप कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। बोड़ा एक ऐसी फसल है जिसको हम जनवरी से लेकर के सितंबर तक बो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः तक जनवरी फरवरी में जो फसल लगाई जाती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारी गर्मा फसल है। और जो हम जून जुलाई में लगाते हैं उसको बरसाती, दो श्रेणी में बांट देते हैं। अच्छा, अब आता है इसमें दो प्रकार होता है, एक होता है झाड़ी नुमा और एक होता है लत्तीदार। इनमें जो किस्में हैं, जो झाड़ीदार किस्म है उसका हम बता रहे हैं। एक अर्का गरिमा बहुत अच्छा है, पूसा कोमल है, ठीक है। और अर्का हरितिमा भी करके एक किस्म इसकी है, ठीक है। स्वर्णा हरित करके एक किस्म है जो रांची से निकली हुई है, और इसमें स्वर्णा सफल भी करके किस्म है। तो ये इसकी उसकी किस्में हैं जो किसान भाई जो उनको अपने क्षेत्र में नेशनल सीड कॉर्पोरेशन या जो रजिस्टर्ड बीज विक्रेता हैं उनके यहाँ जो मिल जाता है, इनमें कोई लगा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के अनुसार फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। ओल की उन्नत तकनीक से बुआई कर ले सकते हैं अधिक पैदावार। अमरूद के बागों में करें जरूरी कार्य और पाएं अधिक उपज। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।